हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनबीए एजुकेशन पे। और आज के टाइम पे सभी लोग जीएस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है भाई। जीएस को लेके परेशान क्यों है? उसके पीछे कारण ये है कि एसएससी का जो पैटर्न है और बाकी जो एग्जाम्स का जो पैटर्न है वो बिल्कुल भी एकदम पकड़ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हर क्वेश्चन नया बनाया गया है। लेकिन आप ये जो नाम देख रहे हो, ये जो नाम है, ये हमेशा से आपको जीएस के अंदर फुल स्कोर दिलाता आया है। ठीक है। और इनके द्वारा लिखी गई एक बुक, ये जीएस सुधा। ठीक है। इस बुक को कंप्लीट करना अपने आप में एक चैलेंज है। ठीक है। इसके पीछे एक कारण है कि भाई इस बुक को रोज पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और बाकी सारी चीजें जो आप सोचेंगे उन सभी चीजों को कंप्लीट भी करना है। ठीक है। बट बुक तो हम ले आते हैं, पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम इस चीज को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो भाई उस चीज की जिम्मेदारी अब मैं ले रहा हूँ। ठीक है। पिछले कई दिनों से मैं इस बुक की पीडीएफ तैयार करवा रहा था। ठीक है। और सही प्रिंट मिलने के बाद में अब मैं आपके सामने इसकी क्लास लेके हाजिर हूँ। ठीक है। आपको कंप्लीट जीएस सुधा यूट्यूब पे चैप्टर वाइज और सेट वाइज सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है। हफ्ते में 5 से 6 क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है। और आप इसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे पूरी तरीके से। मैं जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा भी चीजें। ठीक है। और जहाँ पे सिर्फ पढ़ने की बात होगी वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई होगी, फालतू की बातें बिल्कुल नहीं होंगी। आज मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया। अब इसका हम इंडेक्स देख लेते हैं। ठीक है। चलिए, ये सुधा देवी नवीन सर की माँ है। इन्हीं के ऊपर ये बुक का नाम रखा गया है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, चीजें शुरू होती हैं कहाँ से? इतिहास से। ठीक है। इतिहास के बाद आपकी यहाँ पे भूगोल, भूगोल के बाद आपका अर्थ सॉरी राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था के बाद में यानी कि पॉलिटी, और पॉलिटी के बाद फिर अर्थव्यवस्था, और फिर आपका विज्ञान। ठीक है। ये हमारे टोटल 5 से 6 सब्जेक्ट है, पर्यावरण, और इसके बाद है आपका स्ट्रेटेजी के। ठीक है। तो हम इसकी 2 क्लासेस रखेंगे, 2 सब्जेक्ट एक साथ। ठीक है। हम शुरू करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें हम सबसे पहले संवैधानिक विकास देखने वाले हैं। आज इसकी पहली क्लास है। ठीक है। तो चलिए इसको हम खोल लेते हैं भाई। इसका पेज नंबर है 72। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे खुल के आ गया। ठीक है। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं संवैधानिक विकास। ठीक है। संवैधानिक विकास, संविधान का वह, संविधान के बारे में पहले जानेंगे हम लोग। ठीक है। जान लेते हैं तो उससे हमको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। संविधान यानी कि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में जान तो लें। ठीक है। संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसके शासन उन मूलभूत कानूनों का वर्णन होता है जिसके अनुरूप किसी देश या राज्य के शासन को चलाया जाता है। ठीक है। देखो, एक पर्टिकुलर बुक होती है जिसके अंदर सारे कानून, सारी चीजें आपकी रिटन फॉर्मेट में लिखी होती हैं। ठीक है। और उसी के अनुसार आपका किसी राज्य को, किसी देश को चलाया जाता है। ठीक है। जब हमारे देश में राजा महाराजा हुआ करते थे उस टाइम पे संविधान का काम धर्म किया करता था, धर्म ग्रंथ किया करते थे। आज के टाइम पे भारत का अपना विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और वो लिखित फॉर्मेट में है, यानी कि रिटन फॉर्मेट में है। सबसे पहले किसी देश ने अपना लिखित संविधान बनाया था तो वो था यूएसए। ठीक है।
और सबसे पहले किसी देश ने अपना संविधान बनाया था तो वो था आपका ब्रिटेन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है आपका 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है और इनको महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलती है। 1600 का चार्टर जारी होता है सन 1600 में। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ये अकबर के नाम पे, देखिए 1600 में अकबर था भारत में। हिस्ट्री में यहाँ इसलिए थोड़ी थोड़ी बताऊंगा ताकि आप इस चीजों को कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो महारानी एलिजाबेथ सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 सालों का एक एकाधिकार प्रावधान लिखित रूप में देती हैं। ठीक है, और भारत में व्यापार करने की अनुमति देती है। ठीक है, भारत में नहीं, एक्चुअल में इन्होंने जो पूर्वी देश थे उनके साथ व्यापार करने के लिए इन्होंने अनुमति दी थी। ठीक है, उसके बाद भारत में कई सारे अंग्रेज आए, जैसा कि आपको पता होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस आया था। ठीक है, उसके बाद थॉमस रो आया था। थॉमस रो को परमिशन मिल गई थी, है ना। स्वाली का युद्ध हुआ था। स्वाली का युद्ध होता है, उसमें पुर्तगालियों को हराया जाता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और फिर आपको भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलती है, लेकिन कहाँ पर? तो वो कोस्टल एरिया में। कहाँ पे? कोस्टल एरिया में। ठीक है, कोस्टल एरिया मीन्स कि जहाँ पे आपके बंदरगाह यानी कि समुद्र से जुड़ा हुआ एरिया है, वहां पे आप व्यापार कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1765 में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। ये कैसे प्राप्त हुई थी, इसके पीछे पूरी कहानी है। पहले प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध को अंग्रेजों का भारत पर शासन के बीच माना जाता है। ठीक है, यानी कि जो अंग्रेजों का भारत पे शासन की शुरुआत कहाँ से हुई? अंग्रेजों की भारत पर शासन करने की शुरुआत होती है प्लासी के युद्ध 1757 से। उसमें सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। वो सिराजुद्दौला को धोखा देता है और क्लाइव के साथ मिलके सिराजुद्दौला को मरवा देता है। ठीक है, उसके बाद इसका दामाद मीर कासिम नवाब की गद्दी पे बैठता है। मीर कासिम आपका सुजाउद्दौला अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय जो आपका मुगल सम्राट था, इनके साथ मिलके बक्सर का युद्ध लड़ता है 1764 में और हार जाता है। इसके बाद होती है इलाहाबाद की 2 संधियां, जिसमें इलाहाबाद की जो प्रथम संधि होती उसमें 1765 के अंदर शाह आलम द्वितीय से अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई, हाँ, किसके द्वारा करवाई गई थी ये भी पूछा जाता है। तो भाई वो सारी बातें आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, हिस्ट्री में बहुत डिटेल में वो चीजें बताई जाएंगी, अभी इनका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, फिलहाल आपको इतना जानना है कि 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो भारतीय संवैधानिक विकास को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, भारतीय संवैधानिक विकास को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे कैसे बांटा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको मिलेगी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन। 2 तरीके के एक्ट जारी होते थे जब आपका ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे शासन कर रही थी। उस समय रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, ठीक है, और चार्टर एक्ट 1813, ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। इसके बाद 1857 की क्रांति होती है और भारत के ऊपर ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटेन का डायरेक्ट शासन भारत के ऊपर चलने लगता है, जिसमें आपका आता है सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1919
और भारत शासन अधिनियम 1919 भारत शासन अधिनियम है और भारत परिषद अधिनियम 1909 है। ठीक है, उसके बाद आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद आपको पता ही है कि 1947 में भारत आजाद हो जाता है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, अब यहाँ से हमारे मेन जो आपके चैप्टर हैं वो शुरू होते हैं। अभी तक हमको सिर्फ एक कहानी पढ़नी थी और वो हमने जाना कैसे कैसे चीजें हो रही थी। इसके बाद आता है कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। 1858 तक का हमें पूरा एक सिस्टम देखना है, जिसमें शुरुआत होती है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसको हमें जानना है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत बंगाल के लिए एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। बेसिकली इसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसी को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है, जिसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद की नियुक्ति होगी। ठीक है, इसके अंतर्गत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो पहला गवर्नर था क्लाइव। लेकिन पहला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी कि बंगाल के अधीन जो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी थी उसके जो गवर्नर जो गवर्नर हुआ करते थे, पहले क्या था, जो भारत का शासन चल रहा था। ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको, ये आपका, ठीक है, भारत हो गया। ठीक है, देख लेना जैसा भी बना है भाई, बना दिया मैंने। तो यहाँ पे मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे था आपका बंगाल। ठीक है, यहाँ पे था आपका बंबई और यहाँ पे था आपका मद्रास। तो यहाँ पे एक अलग गवर्नर था, यहाँ पे एक अलग गवर्नर था और यहाँ पे एक अलग गवर्नर था। तीनों अपने अपनी प्रेसिडेंसी के अलग अलग नियम बनाते थे। ठीक है, और इसी की वजह से जो भ्रष्टाचार होता था उसमें समझ में नहीं आता था कि भाई किसको हटाया जाए और किसको रखा जाए। तो इसीलिए अब यहाँ पे बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको सर्वोच्च बना दिया गया कि भाई अगर कोई भी अब घपलेबाजी होगी इंडिया के अंदर तो हम तुमको पकड़ेंगे। ठीक है, ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इस अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, इसमें आपका एलिजा इम्पे, कौन, एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड अन्य 3 न्यायाधीश थे। यहाँ पे मैंने बताया ना अभी, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि भैया जो आपके चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड थे वो ये 3 अन्य न्यायाधीश थे और मुख्य न्यायाधीश आपका एलिजा इम्पे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया। ठीक है, कंपनी एक्चुअल में जब स्टार्ट हुई थी 1600 में, उस टाइम पे सभी लोग यही कह रहे थे। उसका एक्चुअली मोटो ये था, नो लैंड ओनली बिजनेस। ठीक है, भूभाग नहीं केवल व्यापार, ये उसका मोटो था। लेकिन धीरे धीरे जब इनकी कंपनी की जो शक्तियां थी वो बढ़ती गई तो लोग अपने अपने अलग अलग व्यापार, निजी व्यापार करने लग गए और कंपनी घाटे में जाने लग गई। ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार को रेवेन्यू होता था इससे वो धीरे धीरे कम होने लगा। ठीक है, तो इसीलिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रतिबंध लगा दिया गया कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो निजी व्यापार नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं
इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी आता है, कभी कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी आता है, तो उसकी चिंता मत करना। ठीक है, जो कंपनी पर नियंत्रण करेगी और इसको अधिक सशक्त कर दिया गया। उसके तहत सैन्य, नागरिक और राजस्व मामले को ब्रिटिश सरकार को जानकारी देना आवश्यक कर दिया गया। ठीक है, इसमें कितने मेंबर हुआ करते थे? तो इसमें 24 मेंबर हुआ करते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसमें आपके 6 मेंबर होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे आपको पता चलेगा 1781 का अधिनियम, जिसमें आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया और इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहां तक की बात हो गई बुक की, बट जैसा कि आप सभी को पता होगा बुक में एक लिमिटेड चीजें लिखी जाती हैं। ठीक है, तो आगे मैं आपको जो नवीन सर की नायक फाउंडेशन की जो पीडीएफ है उससे मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, कुछ एक्स्ट्रा चीजें वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो भाई ये देख लीजिए, ये एसएससी नायक फाउंडेशन जो हुआ था उसकी पूरी हैंड रिटन पीडीएफ है। ठीक है, तो इससे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो दिखाने वाला हूँ। ठीक है, देखिएगा। तो भाई ये है क्लास नंबर 4, भारत का संवैधानिक विकास। तो इसमें देखिएगा, जो मैंने अभी आपको बताया 1600 का जो चार्टर एक्ट था उसको राजलेख भी कहा जाता है, चार्टर भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो रानी एलिजाबेथ ने चार्टर एक्ट जारी किया था वो मैंने बताया आपको कि 1600 में जारी किया था, 31 दिसंबर 1600। ठीक है, तो डेट एक्चुअली में नहीं पूछी जाती। पूर्वी देशों के साथ मैंने बताया ना कि आपको जो पूर्वी देश थे उनके साथ व्यापार का एकाधिकार 15 वर्षों के लिए प्राप्त हुआ। ठीक है, मोनोपोली भी कहा जाता है इसको। मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली एक्चुअली में ऐसे होती है कि जैसे मैं अगर कोई किसी जगह पे या फिर कोई व्यापार कर रहा हूं तो उस मेरे अलावा उस व्यापार को उस जगह पे और कोई नहीं करेगा, ये होती है मोनोपोली, एकाधिकार। ठीक है, इस इसकी जरूरत क्या थी सबसे पहले ये जानते हैं। तो इसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि भारत में एक अंग्रेज आया था, स्टीफन थॉमस। कब? 1589 में। ठीक है, 89 नहीं 79, सॉरी 1579 में। ठीक है, 1579 में थॉमस स्टीफन भारत आता है। भारत में देखता है कि यहाँ पे ना मसालों का उत्पादन जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है और यहाँ पे मसालों का जो रेवेन्यू था वो पूरी तरीके से डच उठा रहे थे। क्यों? क्योंकि डच जो थे ना वो इधर आपका जो मैंने बताया ना पूर्वी देशों से मसाले लेके जाते थे और पूरे यूरोप में बेचते थे। तो इन सभी को पता नहीं था कि यार ये मसाले आते कहाँ से हैं। लेकिन जब 1579 में स्टीफन थॉमस आया तो उसको पता चल गया। फिर रॉल्क फिच नाम के एक व्यक्ति को 1583 में भेजा गया कि भैया जाकर देख कर आओ ये बात सच है या नहीं। ठीक है, अब इसका जब पता चला कि हाँ ये बात सही है तो फिर एक निदेशक मंडल बना 217 मेंबर्स का और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया और ये कहा कि भैया इस यात्रा में जो भी खर्च आएगा वो हम 217 लोग आपस में मिलके बांट लेंगे और फिर जो हमारा जो प्रॉफिट होगा उसमें महारानी का और जो राज परिवार है उसका हिस्सा निकालने के बाद जो बचेगा उसको हम अपने 217 लोगों के बीच में बराबर बराबर बांट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो 1600 में नाम था वो था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स एंड लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज। ठीक है, ये नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज। ठीक है, इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे मेयर। कौन थे? मेयर। इसी वजह से देखो अध्यक्ष जो होता है ना उसको इंग्लिश में चेयरमैन ही कहा जाता है,
लेकिन जो पहले अध्यक्ष बने थे उनका नाम था मेयर, इस वजह से चेयरमैन को कहीं कहीं पे मेयर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस ये कारण है। इसी ईस्ट इंडियन कंपनी को मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स भी कहा जाता था, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। ठीक है, इसकी शक्तियां 1858 के एक्ट में समाप्त कर दी गई और 1874 में इसको पूर्णतः बंद कर दिया गया। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि इसका एकाधिकार कब समाप्त किया गया। तो जो आपका 1600 में जो राजलेख जारी हुआ था, उसमें जो आपका एकाधिकार दिया गया था 15 वर्षों का, उसको 1813 में समाप्त कर दिया जाता है और 1858 में इसका पूरा शासन ही खत्म कर दिया जाता है। फिर 1874 में इसको पूरी तरीके से बंदी कर दिया जाता है, क्योंकि कोई शेयर होल्डर बचा ही नहीं था, सभी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे थे पैसे की वजह से, और जब मोनोपोली खत्म हो गई तो सभी लोग घुसने लग गए, तो इस वजह से फिर 1874 में बंद हो गई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का जो राजा था, यानी कि जो शासन था, वो अकबर का था। 1556 में 1556 से 1605 तक अकबर भारत पे शासन करता है। ठीक है, ये मुगल काल और दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा शासन काल है अकबर का। ठीक है, 49 वर्ष का, 49 साल लगभग उसका भी था, क्या कहते हैं, औरंगजेब का, लेकिन इसका लगभग 49 साल 7 महीने था और औरंगजेब का 3 महीने तक ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गवर्नर हुआ करता था, एक उप गवर्नर यानी कि डिप्टी गवर्नर हुआ करता था, और 24 मेंबर थे। इन्हीं 24 मेंबर्स का जो ग्रुप था वो कहलाता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल जिसे कहा जाता है। इसमें जितने भी 24 मेंबर थे वो कितने सालों के लिए रहते थे, 1 साल के लिए। ठीक है, कितने सालों के लिए, 1 सालों के लिए रहा करते थे। ठीक है, इसके बाद 1603 में क्वीन की डेथ हो जाती है। ठीक है, क्वीन की डेथ हो जाती है 1603 में, और इसके बाद आपके जो राजा बनते हैं वो बनते हैं जेम्स 6। कौन, जेम्स 6। और ये कैप्टन हॉकिंस को अकबर के नाम पे एक प्रार्थना पत्र लिख के देते हैं, और कैप्टन हॉकिंस 1608 में हेक्टर जहाज से सूरत पहुंचता है। हेक्टर जहाज से सूरत पहुंचता है, जहां पे इसको पुर्तगाली मिलते हैं, और पुर्तगालियों के द्वारा ये 1609 में आगरा पहुंचता है। ठीक है, लेकिन जबकि 1605 में अकबर मर चुका था, तो इसको मिलता है वहां पे कौन, वहां पे मिलता है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर इससे बहुत प्रभावित होता है और ये चित्र लेके गया था। तो जो इसका चित्रकार था मंसूर जहांगीर का। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है भारतीय चित्रकला का स्वर्ण काल। ठीक है, तो इससे बहुत प्रभावित होता है और इसको भाई साहब इनाम वगैरह देता है, लेकिन कैप्टन हॉकिंस को आपका जो परमिट थी वो परमिट नहीं मिलती है। ठीक है, और इसके बाद फिर 1665 में आधिकारिक राजदूत यानी कि ऑफिशियल एम्बेसडर बना के भेजा जाता है थॉमस रो को। थॉमस रो यहाँ पे जाने से पहले 1615 में ये गया था, लेकिन यहाँ पे जाने से पहले 1612 में ये पुर्तगालियों से एक वॉर लड़वाता है। ठीक है, और इसमें जो पुर्तगाली थे ये सोली के वॉर में हार जाते हैं। 1612 में ये सोली का वॉर होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जहांगीर से जब मिलता है तो इसको परमिशन थॉमस रो को मिल जाती है। ठीक है, ये लोग वेस्ट बंगाल में व्यापार करना चाहते थे, लेकिन इनको कोस्टल एरिया, मैंने बताया ना, कोस्टल एरिया में इनको व्यापार करने की अनुमति मिलती है। ठीक है, अच्छा, वेस्ट बंगाल में क्यों करना चाहते थे, तो वेस्ट बंगाल में इसलिए करना चाहते थे क्योंकि यहाँ पे जो टेक्सटाइल था, टेक्सटाइल यानी कि जो सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र है ना, कि यानी कि जो कपड़ों का जो व्यापार था उसका वर्ल्ड का 1/4 यहाँ पे प्रोड्यूस होता था। ठीक है, धागे और वस्त्र यहाँ पे कितने, वर्ल्ड का 1/4 प्रोड्यूस करता था बंगाल। ठीक है, और यहाँ पे किसका शासन था, तो यहाँ पे शासन था आपके औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां को। ठीक है, शाइस्ता खान का यहाँ पे शासन था। और ये लोग व्यापार कहाँ किया करते थे, तो ये लोग व्यापार किया करते थे आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में। आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम जो एरिया है वहां पे ये लोग व्यापार करते थे, और बंगाल को
2% टैक्स दिया करते थे, ठीक है। और ये टैक्स शाइस्ता खान ने बढ़ा के 3.5 कर दिया था। ये 3.5 है, ठीक है, इसको सही कर लेना है, 35% लिख गया है, लेकिन ये था 3.5, यानी कि 3.5% कर दिया गया था। तो इन लोगों ने ये देने से मना कर दिया था। और जब आपके 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, उस टाइम पे ये लोग एक्टिव होते हैं और बंगाल पे घुसने की कोशिश करते हैं। और ये लोग सफल कब होते हैं, जब फर्रुखसियर 1717 में फर्रुखसियर इनको दस्तक जारी करता है। क्या दस्तक में कहा गया था, आपका बंगाल, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये क्या हो गया भाई, अच्छा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इनको फ्री ट्रेड यानी कि मुफ्त व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। इसके तहत इनको, अच्छा, फर्रुखसियर का जो शासनकाल था वो देख लीजिए, 1713 से 1719 तक, और 1717 में ये इसको दस्तक जारी कर देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, ध्यान रखना। 1716 में फर्रुखसियर से मिलने एक शिष्टमंडल आता है जिसका अध्यक्ष था जॉन सेरेमन, ठीक है, और इसके साथ एक डॉक्टर आता है, डॉक्टर हैमिल्टन। कहा जाता है कि इसको फुंसी हो गई थी या बवासीर हो गया था, और उसको इस डॉक्टर हैमिल्टन ने ठीक कर दिया था, जिससे खुश होके इन्होंने एक दस्तक जारी कर दिया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद भाई साहब वेस्ट बंगाल में कुछ घटना घटती हैं। वेस्ट बंगाल का जो आपका नवाब था सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला, वो इनके साथ कांड कर देता है। क्या करता है, तो इनको 20 जून 1756 में कोठरी बनाने के जुर्म में ब्लैक होल ट्रेजेडी कर देता है इनके साथ, जिसमें आपके 146 लोग एक छोटे से कमरे में बंद कर देता है। और सुबह तक, उस समय, अब 20 जून मतलब गर्मी, भयंकर गर्मी, और सिर्फ 23 लोग सुबह तक बचते हैं, ठीक है, सिर्फ 23 लोग सुबह तक बचते हैं। ये हुआ था कांड, किसके साथ, अंग्रेजों के साथ, सिराजुद्दौला ने कर दिया था, ठीक है। और इसका सेनापति था मीर जाफर। इसके बाद एक युद्ध होता है, ये यहाँ पे युद्ध होता है 23 जून 1757 को, प्लासी का युद्ध, जिसमें आपका जो सिराजुद्दौला था वो मारा जाता है। क्यों, क्योंकि मीर जाफर गद्दारी कर देता है सिराजुद्दौला के साथ। उसके बाद होता है 22 अक्टूबर 1764 को एक बक्सर का युद्ध, ठीक है। अच्छा, इस प्लासी के युद्ध में कौन था, तो एक तरफ था आपका सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था आपका क्लाइव, ठीक है, जिसमें क्लाइव आपका जीत जाता है। और इनके साथ मात्र 300 लोग थे भाई, ठीक है, 300 लोगों के साथ इसने हरा दिया था। और इसके बाद 50,000 की सेना थी, लेकिन उस 50,000 की सेना को लीड कर रहा था गद्दार मीर जाफर, ठीक है। इसके बाद बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह, मीर कासिम आपका बंगाल का नवाब, सुजाउद्दौला अवध का नवाब, 3 लोग थे। और इनके अपोजिट में था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, ठीक है। और ये इन तीनों को हरा देता है। फिर होती है बंगाल की, सॉरी, इलाहाबाद की संधियां। पहली संधि होती है 12 अगस्त 1756 को, जिसमें आपका शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को देते हैं। अब हारे हुए थे तो क्या करते भाई, देना पड़ता है। शाह आलम द्वितीय का जो शासनकाल था वो था 1760 से 1806 तक, 1760 से 1806 तक। द्वितीय संधि होती है 16 अगस्त 1765 को, ये होती है अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ में, किसके साथ, और ये दोनों संधियां ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से करता है क्लाइव, ठीक है। अब आगे चलते हैं भैया। सबसे पहले ये क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनता है, ठीक है। इसके बाद भाई साहब आपका जो क्लाइव था वो बंगाल का गवर्नर बनता है, और 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लागू करता है, जिसके तहत
जो रेवेन्यू था यानी कि टैक्स का जो कलेक्शन था, राजस्व बिल जिसे कहा जाता है, वो आपका कौन देखेगा? तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। और जो न्याय प्रशासन लोक शिकायत, ठीक है, वो सभी आपके अवध के नवाब को दिए गए। तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। इसको उर्दू में निजामत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उर्दू में निजामत कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद 1726 का चार्टर एक्ट आता है। 1726 का चार्टर एक्ट क्या कहता है? 1726 का चार्टर एक्ट ये कहता है, जो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी है, इसके जो गवर्नर हैं वो अपनी अपनी प्रेसिडेंसी में कानून बना सकते हैं। ठीक है। ये आपकी कलकत्ता, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी थी। इनको कानून बनाने की, इनके जो गवर्नर जनरल हैं उनको कानून बनाने की शक्ति दी जाती है। इसके बाद आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। जिसके तहत आपका जो क्यों जारी हुआ था ये भी सुन लीजिए। तो जो ब्रिटिश पीएम थे नॉर्थ, इनको पता चलता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें काफी सारी घपलेबाजी चल रही है। ठीक है। तो ये एक गुप्त समिति यानी कि सीक्रेट कमेटी का गठन करते हैं और 1772 में इसका गठन किया जाता है और 1773 में ये इनको रिपोर्ट देती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है भाई। तो ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाते हैं। और ये क्यों लाया गया था? मैंने बताया ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए इसको लाया गया था। ठीक है। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला कौन था? पहला था क्लाइव। और फिर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो पहला गवर्नर जनरल बनता है वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। मद्रास में मद्रास और बंबई का जो चार्ज था वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है। और यहां से होता है केंद्रीकरण का जन्म, यानी कि केंद्रीकृत प्रणाली का जन्म। ठीक है। राइज ऑफ सेंट्रलाइजेशन सिस्टम। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषदों का गठन किया जाता है, जिसमें आपका गवर्नर जनरल होगा और 4 अन्य मेंबर की काउंसिल होगी। ठीक है। जिसके तहत जो भी आपका डिसीजन होगा वो किससे होगा? बहुमत से होगा, जिसमें आपके 3 मेंबर्स की हामी होनी जरूरी है। हामी होगी तो बिल पास होगा और अगर ना होगी तो बिल रिजेक्ट होगा। ठीक है। गवर्नर जनरल को निर्णायक मत यानी कि वीटो पावर दी गई। बाई चांस इन 4 मेंबर्स में से 2 इस साइड आ जाए, 2 इस साइड आ जाए, तो गवर्नर जनरल अपने मत का प्रयोग करेगा और वो जिस साइड में मत देगा उस साइड की बात मानी जाएगी। ठीक है। और यहां से होता है कार्यपालिका का उदय यानी कि राइज ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है और ये कहा जाता है कि इस न्यायालय में कितने मुख्य न्यायाधीश होंगे? तो एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि ये एक अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है। यानी कि इसके फैसले ना मानने पे आपको पनिशमेंट मिलेगी और इसके फैसले जो है एज अ एविडेंस सुरक्षित रखे जाएंगे। ठीक है। और यहां से होता है भारत में न्यायपालिका का उदय। ठीक है। न्यायपालिका का उदय। आगे बढ़ते हैं भाई। जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही, यहाँ पे एक मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। ठीक है। कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए 24 जो मेंबर्स थे उनका गठन करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। ठीक है। और इसमें यह कहा गया कि हर किसी को, मतलब हर एक मेंबर 1/4, जो जितने भी मेंबर हैं उसका 1/4 हर साल क्या होगा? रिटायर होगा। ठीक है। इस तरीके से जो 1 साल का आपका कार्यकाल था उनका कार्यकाल बढ़ के 4 साल हो गया। ठीक है। हर साल 1/4 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे यानी कि रिटायर होंगे। ठीक है।
इसके बाद कर्मचारी बिना लाइसेंस के निजी व्यापार नहीं कर सकते, रिश्वत नहीं ले सकते, उपहार नहीं ले सकते। ये लोग पता क्या करते थे, ये बोरी में पैसा भर के लेके जाते थे, वो कहते भैया ये तो हमारा पैसा हमको गिफ्ट में मिला है, ठीक है, हमको गिफ्ट में मिला है, और ये आपका एक छोटी सी गड्डी पकड़ा के कह देते थे कि ये आपका रेवेन्यू है, ठीक है। और कुछ टाइम बाद तो भाई साहब जब 1857 की क्रांति का जब टाइम आता है, उस टाइम पे तो ये पैसा लेने लग गए थे, यानी कि ये लोग कहते थे कि भैया हमको उधार दे दो, हम घाटे में चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। गवर्नर जनरल के कार्यों को और जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट था, उनके कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। यह कहा गया कि गवर्नर जनरल के कार्यों में सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। और यहां से होता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ठीक है। और यहां तक की आपकी क्लास थी। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है भाई साहब, यहाँ पे ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड काली मिर्च को कहा जाता है, मैंने बताया ना। हॉलैंड के जो निवासी थे डच, ये इसकी सप्लाई करते थे पूरे अफ्रीका, पूरे यूरोप और पूरे ब्रिटेन में, ठीक है। ब्रिटेन आपको पता होगा कि यूरोप से जुड़ा हुआ नहीं है, यूरोप महाद्वीप से जुड़ा हुआ नहीं है, अलग द्वीप है ना। तो वहां पर भी हॉलैंड के जो निवासी थे जिनको डच बोला जाता है, वही इसकी सप्लाई करते थे। पहला क्वेश्चन, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक से अपना चार्टर प्राप्त किया था, तो ये थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा था, तो मैंने बताया ना, भूभाग नहीं केवल व्यापार, ठीक है। इसके बाद ब्रिटिश कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका गठन 1599 में व्यापारियों के एक समूह के द्वारा किया गया था, जिसे मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स कहा जाता है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। और इसमें इसे 1600 में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा अनिश्चित काल के लिए पूर्वी व्यापार का एकाधिकार दिया गया था। नहीं भाई, अनिश्चित काल के लिए नहीं दिया गया था, ये 15 साल के लिए दिया गया था, ठीक है। अगला है 1608 में सूरत में एक कारखाना खोलने का निर्णय लिया गया था, तो भाई ये गलत बात है, ठीक है, इसमें टिक लगा हुआ है लेकिन ये गलत है, 1608 में तो पहुंचना ही था यार, नहीं ये गलत बात है, ठीक है। 1608 में गलत बात है, 1608 में तो पहुंचा ही था, ठीक है। कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार को जेम्स प्रथम ने 1609 में समाप्त कर दिया, नहीं भाई ये भी गलत है। 1603 में इसने चार्टर लिखा था अकबर के नाम पे, ठीक है, जेम्स प्रथम ने, जब एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो कौन सा सही है, तो केवल एक सही, ठीक है, केवल एक सही। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों को असीमित व्यापार गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश संसद ने कानूनों की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें सबसे पहले किसे पारित किया गया था, तो ये था विनियामक अधिनियम 1773। इसे नॉर्थ एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय ब्रिटिश के जो पीएम थे वो थे नॉर्थ, ठीक है, तो इसको नॉर्थ एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था, तो इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1600 में, ठीक है, 1600 में, तो 1605 तक कौन था, अकबर था, अकबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका लास्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत सरकार अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था, तो ये हुआ था 1858 के एक्ट में। किस लिए हुआ था, क्योंकि 1858 का जो विद्रोह हो गया था, उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ था ब्रिटिश सरकार को, और इस वजह से इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था, ठीक है। अब अगली क्लास जो होगी वो आपकी स्टार्ट होगी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और इसके बाद होगा चार्टर एक्ट 1813, 1833 और 1853, ठीक है। पहले बुक दिखाएंगे आपको, बुक से क्या क्या है, और उसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको मिलेंगे वो आपको नवीन सर के नोट्स से मिल जाएंगे,
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो आप जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और बताइएगा कि हाँ एक ऐसा चैनल है जिसपे आपको पूरी कंप्लीट जीएस सुधा बुक पढ़ाई जा रही है, समझाई जा रही है और एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।